नमस्कार मित्रों। ये हमने एक तथ्य स्वीकार किया है कि व्यक्ति कैसा भी हो, आप उसकी किसी भी वैचारिकता से उसके पक्षधर हों या ना हों, लेकिन ये बात तो सभी स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं एक कवि भी होता है। अब सिर्फ संभावनाएं इस बात पर होती हैं, इस बात पर टिकी होती हैं कि उस व्यक्ति को लेखन के लिए कितना समय मिल पाता है और कितना नहीं। यदि प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो जो पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, या उसके बाद अकादमी अध्यक्ष के रूप में, केंद्रीय अकादमी उपाध्यक्ष के रूप में, बाद में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखी, या इसी कार्यकाल में बहुत सारे अन्य प्रधानमंत्री भी आए, उन्होंने जो जो कृतियां हमें दी, हमारे परिवेश को दी, वो अद्भुत थी। विशेष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया जाता है कि उनकी कविताएं जो हैं वो इतनी ओजपूर्ण होती थी कि वो उन कविताओं का पाठ न केवल कवि सम्मेलनों में करते थे, बल्कि कई बार संसद के गलियारे में भी उनकी कविताएं दोहराई जाती थी। और अवसर आने पर वो कविता पाठ से कभी भी परहेज़ नहीं करते थे। और कई बार तो ये वाजपेयी जी और इसमें नीरज में कई बार बहस भी हो जाती। नीरज कहते कि जहाँ श्रीमान जी आप होंगे, आप तो सारा कुछ ही लूट के ले जाते हो। और इनका ये कहना था कि नीरज कहाँ, मेरी तो बारी नहीं आने देते, तुम जब सस्वर कविता पाठ करते हो तो मेरी तो उस दिन ही हवा सरक जाती है कि मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, मैं तो जम नहीं पाऊँगा। और लेकिन ये बात अलग है कि लोग मुझे सहन कर लेते हैं, उनकी शालीनता थी। और नीरज का जवाब यही होता था कि ना, ओजपूर्ण कविता जैसे आपकी लोगों से गले उतरती है और लोगों के जहन पर सवार हो जाती है, उसका कोई जवाब नहीं है। वाजपेयी जी, विश्वास करिए कि यदि प्रस्तुति के आधार पर पारिश्रमिक मिलना हो तो आप तो बहुत बड़ी मोटी कमाई कर चुके होते, मैं तो बहुत पीछे रह जाता। लेकिन ये संयोगवश है कि दोनों का ही नाम चलता रहा, और दोनों ने, ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि दोनों ने एक ही मंच से कई बार कविताएं पढ़ी, कवि सम्मेलनों में। तब राजनीति में वाजपेयी जी का नाम इतनी सक्रियता से नहीं लिया जाता, इतने सक्रिय नहीं थे। सरकारी तंत्र के गलियारे में, सत्ता के गलियारे में उनका प्रवेश बाद में होता है, लेकिन उससे पहले एक कवि के रूप में वो स्थापित हो चुके थे। अब एक पुस्तक आई है, लेटर्स टू सेल्फ, और उस पुस्तक का अनुदित संस्करण हिंदी में आया है। और ये दिल्ली के एक प्रकाशक ने, फिंगरप्रिंट नामक एक प्रकाशित ने इसका प्रकाशन किया है। और आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि जो कवि का नाम है वो नरेंद्र मोदी है। आज तक हमने अपने प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री का जो काव्य रूप है वो नहीं देखा। उनके बहुत सारे रूप देखे गए, विशेषज्ञ के रूप में भी, और एक वैज्ञानिक संवाद की प्रस्तुति करने वाले व्यक्ति के रूप में भी। और जितना भी आजकल जो सोशल मीडिया है उसकी लगभग हर विधा में उनको पारंगत रूप से सोशल मीडिया की हर विधा का प्रयोग, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कोई भी हैंडल हो, वो करते हुए उनको देखा गया है, पाया गया है। लेकिन ये नहीं, किसी के ये रूप किसी के सामने नहीं आया। तो आज मैं हम लेटर्स टू सेल्फ में से कुछ एक चुनिंदा कविताओं का हिंदी अनुवाद, जो कि अनुवादक हैं रश्मि भारद्वाज, उनके द्वारा किया गया है। दिल्ली के एक प्रकाशक ने इसको प्रकाशित किया है। तो मैं उन कविताओं को सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा कि वो हमारे एक वर्तमान प्रधानमंत्री और सबसे ज़्यादा चर्चित प्रधानमंत्री की लेखनी के द्वारा बाहर आई हैं, बल्कि ये रूप उनका हमारे लिए बिल्कुल अभी तक अजाना था। और इसको भी एक बार देखना ज़रूर चाहिए, गंभीरता से और बिना किसी पूर्वाग्रह के। इसमें एक कविता है मित्रों, एक कविता मैं छोटी सी पढ़ता हूँ, यात्रा। तो यात्रा कविता है कि मैं जा सकता हूँ अपने अतीत में, दूर, बहुत दूर, और पहचान सकता हूँ हर चेहरा अलग से। और पहचान सकता हूँ हर चेहरा अलग से,
उन स्मृतियों को याद करते हुए नहीं पड़ता, मस्तिष्क पर कोई भी जोर मैं देखता हूँ, उन्हें स्पष्ट और गुणता हूँ, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं। सत्य तो यह है कि जिनके साथ अपने कष्ट सहे, सत्य तो ये है कि जिनके साथ अपने कष्ट सहे वे रहते हैं अविस्मृत। वो कभी विस्मृत हो ही नहीं सकते। कष्ट के जो आपके भागीदार हैं उस सफ़र पर, उस यात्रा पर, जो आपके साथ सहयात्री हैं, वो कभी भुलाए जा ही नहीं सकते। और साथ झेली गई पीड़ाएं अंततः ढल जाती हैं यात्राओं में। मैं अपने अतीत में कर सकता हूँ यात्राएं दूर, बहुत दूर तक। और इसी प्रकार से एक और कविता का एक रूप देख लीजिए। कविता का रूप, एक मेरे सामने कविता उनकी है कारगिल। अब इसमें कोई भी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर इसका आनंद लीजिएगा कि पहले भी गया था कारगिल, पहले भी गया था कारगिल, देखा था टाइगर हिल मैंने पहले भी, और उसकी पवित्र भव्य शक्ति में, भव्य शांति में निमग्न भी हुआ था। आज हर शिखर प्रतिध्वनित है, आज वहाँ का हर शिखर प्रतिध्वनित है, अर्थात गूंज रहा है, और बम और राइफल के स्वर से हिममंडित पर्वतों पर धधकती हैं ज्वालाएं। स्वर्णिम सैनिक, हर सैनिक एक कृषक के यहाँ अपने वर्तमान को रौंपता है। हर सैनिक एक कृषक है, यहाँ अपने वर्तमान को रौंपता है और रक्त से उसे सींचता है ताकि नहीं मुरझाए भविष्य, ताकि नहीं मुरझाए भविष्य। हर सैनिक की आँख में मैंने पाए हैं लाखों स्वप्न, उनकी पत्थरों पर लिखी हुई मृत्यु। मैंने देखा है मृत्यु के देवता को, चूमा इन सूरमाओं के पाँवों को, चूमा इन सुरमाओं के पाँवों को, देखा बर्फ़ की सिल्लियों पर रखी उनकी सख्त पड़ गई देहों को, देखा बर्फ़ की सिल्लियों पर रखी उनकी सख्त पड़ गई देहों को। वे शीत जलयात में, जलधारा में, वे शीत जलधारा में अपने निशान छोड़ते बह चले। और जब जब राष्ट्र देता है विदाई उन देशभक्तों को, गाते हुए सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये देश ये जलधारा, गाते हैं साथ साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये एक अलग मनस्थिति की आप ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रवाद से अनुप्रेरित है। लेकिन राष्ट्रवाद साहित्य के गलियारे में आप इसे अन्यथा क्यों लेते हैं? ये एक सहज उद्गार है, एक ऐसे व्यक्ति का सहज उद्गार जो पूरी तरह से अपने कुछ एक सिद्धांतों, कुछ एक आस्थाओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। आप उसको उस भाव से लीजिए, और यदि उसमें आपको काव्य के अंश कम दिखाई देते हैं तो आप उसकी आलोचना में स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आपको काव्यांश की प्रस्तुति में कहीं कोई ऐसा गलत प्रयास नहीं दिखता, कहीं कुछ अनुचित नहीं दिखता, तो आपको खुले मन से उसे स्वीकार भी करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ पूर्वाग्रह के लिए कुछ एक चीज़ों को नकारना आरंभ कर देते हैं, जो कि उचित नहीं होता। तो आज यही एक नया स्वरूप वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा नाम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, और पता वही जो आप सबको मालूम है, और प्रकाशन का मैंने आपको पता दे ही दिया कि कहाँ से ये पुस्तक आई है, और काव्य पुस्तक है, और इसका अनुवाद भी हो चुका है। धन्यवाद।